नमस्कार। आज कुछ चैनलों पर खबर चली कि बीजेपी किसी मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। तो फिर जहन में यह चलने लगा कि हिंदुत्व की हॉटलाइन पर चलने वाली भाजपा क्या ऐसा कर सकती है? क्या इन दावों में दम है? क्या इन तिलों में तेल है या फिर क्या हवा हवाई है? और अगर होता है तो बीजेपी के भीतर कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के दावेदार माने जाते हैं? अब इन चेहरों पर पहले मैंने चेहरों पर नजर दौड़ाई, उसके बाद समीकरणों को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले चेहरों में नाम आता है बीजेपी के भीतर मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में मंत्री भी रहे थे पहले पहले कार्यकाल के अंदर। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह आई कि वो शिया मुस्लिम है और भारत के अंदर मुसलमानों की कुल आबादी का सिर्फ 15% ही शिया मुस्लिम है। और किसी शिया को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से जो उसके पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश है, उन पर भी कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भारत के बाद सबसे ज्यादा शिया 10% के आसपास पाकिस्तान में है और बांग्लादेश जैसे देश में तो शिया बिल्कुल ही 1% से भी कम है। यानी कि इस एशिया महाद्वीप में पूरे तौर से सुन्नी मुसलमान ही ज्यादा बड़ी तादाद में है। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर के अंदर जो इस बार के चुनाव के अंदर 2024 में अपना खुद का बूथ था, वहां से भी बीजेपी को सिर्फ एक वोट मिला। यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी खुद ही वोट दे पाए हैं। उनकी पत्नी जो पहले हिंदू ही थी, कन्वर्ट होकर के मुसलमान बनी है, उसने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, उनके परिवार ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो फिर बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर क्या फायदा लेगी? दूसरा नाम आया शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन के नाम में भी ज्यादा दम इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, तब संसद के भीतर शाहनवाज हुसैन बीजेपी के वो नेता थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड को कानूनी अमली जामा पहनाने की मजबूती से पैरवी की थी। और कहा जाता है कि उसी के बाद में संघ की नजरों में शाहनवाज हुसैन की वैल्यू कम हो गई और 2014 में वो भागलपुर से अपना खुद का चुनाव हारे। तो उसकी भी एक बड़ी वजह यही थी कि शाहनवाज हुसैन को संघ ने वो चुनाव हरवाया था। वो शाहनवाज हुसैन जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में काफी अहम नेताओं में गिने जाते थे, कपड़ा और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। उसके बाद में बीजेपी के 2014 के बाद के दौर में वो लगातार साइडलाइन होते रहे। उसके बाद में बिहार की लोकल पॉलिटिक्स में उनको वापस भेज दिया गया और 2021-22 के समय एक साल के लिए उनको कपड़ा मंत्री जैसा कुछ ना, माफी चाहूंगा, उद्योग मंत्रालय जैसा छोटा मोटा जिम्मेदारी वहां पर बिहार के अंदर दी गई थी। तीसरा चेहरा कुछ लोगों ने चर्चाएं चलाई कि आरिफ मोहम्मद, उनको बीजेपी जिस तरीके से या फिर वो बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी के फेवर में करने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन ये भी हवा हवाई तर्क ही लगते हैं क्योंकि आरिफ मोहम्मद जो केरल के पहले राज्यपाल थे, अभी हाल ही में उनको बिहार का राज्यपाल बनाया है। और दूसरी अहम बात कि आरिफ मोहम्मद जो जीवन में कभी एक दिन के लिए पार्टी का कार्यकर्ता तक नहीं रहा, उसको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, इससे मूर्खाना बात या फिर मूर्खाना राजनीतिक समझ क्या हो सकती है? हालांकि बीजेपी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्षों में जो गहमा गहमी है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जब से कुंभ का समापन हो जाएगा, कुंभ के बाद में महाकुंभ जो प्रयागराज के अंदर चल रहा है, उसके बाद में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी के एंडिंग तक या फरवरी के अंदर बन सकता है। खर मास की समाप्ति के बाद में इस पर तेजी से काम भी शुरू हो जाएगा किसको बनाया जाए। और हालांकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के अंदर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको बहुत पहले तय कर दिया जाता है। केवल उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसी को लेकर के रणनीतियां बनती है, समीकरण और इक्वेशंस उसके मुफीद किए जाते हैं ताकि जब वो पदभार ग्रहण करे तो ज्यादा बड़ी चुनौतियां आए नहीं। बीजेपी के सामने चैलेंज कई है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कई जिम्मेदारियां होगी। 2026 के अंदर परिसीमन होना है, लिहाजा अगला चुनाव पूरी तरीके से परिसीमन के बाद में पूरी बदली हुई परिस्थितियों के अंदर होगा। ऐसे में बीजेपी को एक फायदा जरूर है कि जब भी कोई सत्ता में होता है और उनके चुनावों से ठीक पहले परिसीमन होता है तो सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर कम होती है, लेकिन सारी लोकसभाओं के नए इक्वेशंस बनेंगे। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो संगठनात्मक कौशल बहुत मजबूत रखता हो, संगठन पर उसकी पकड़ भी हो और उसको खुद को नए समीकरण बनाने और बुनने आते हो, संघ के साथ उसका बेहतर तालमेल हो, चुनाव खुद लड़ने और चुनाव लड़ने के कौशल में बहुत महारत हो हासिल हो चुका हो। ऐसे नेताओं में बीजेपी के भीतर कई बात चल रही है। प्रधानमंत्री का पद ओबीसी के पास में है, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी तबके से आते हैं। इससे पहले दलित चेहरे के तौर पर रामनाथ कोविंद को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बीजेपी ने पहुंचाया था। इस बार राष्ट्रपति दलितों के बाद में आदिवासियों कोटे में गया। ऐसे में दलित
राष्ट्रपति ऑलरेडी पिछले कार्यकाल में बीजेपी बना चुकी है, तो क्या इस बार दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके ये जो कांग्रेस और विपक्ष की पूरी पॉलिटिक्स है उस पर पानी फेरने की कोशिश की जाएगी क्या? लेकिन क्या किसी दलित को बीजेपी के भीतर इतने बड़े कद का अभी कोई व्यक्ति दलित है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके? क्योंकि किसी दलित या आदिवासी या किसी भी समाज वर्ग से आने वाले लो प्रोफाइल व्यक्ति को भी संवैधानिक पद पर बिठाया जा सकता है, उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है, उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, हो सकता है वो देश का सर्वोच्च पद भी हो। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण है, वहां संगठनात्मक कौशल चाहिए, चुनाव लड़ने और लड़ाने से लेकर के एक बहुत बड़े महाकुंभ जैसा होता है भारत के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव जो होता है, उसको मैनेज करने का कौशल किसके भीतर में है? शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। वो शिवराज सिंह चौहान जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद में आज की तारीख में देश के अंदर कद्दावर नेताओं में इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि वो 3-3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए, एक लंबा संगठनात्मक कौशल भी है, संघ के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को शासन प्रशासन को चलाने का भी कौशल है, एक स्टेट कैसे चलता है, वहां पर रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है, संगठन को कैसे मैनेज किया जाता है, सरकार के अंदर मंत्रिमंडल बनाने और फेरबदल को लेकर के किस तरह के समीकरण और किस तरह के गणित की जरूरत रहती है, ये सारी समझ शिवराज सिंह चौहान के अंदर है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चल रहा है, नाम भूपेंद्र यादव का भी चल रहा है, जो राजस्थान के अलवर से सांसद है और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी है। लेकिन भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के पास फिलहाल मंत्री पद भी है और मंत्रिमंडल के साथी के तौर पर लंबे समय से उनको कई जिम्मेदारियां भी मिलती आ रही है। यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके बीजेपी के लिए जो उत्तर प्रदेश के और बिहार के अंदर जो यादव डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करता है, क्या आने वाले समय में पहले जिस बीजेपी ने 2014, 17, 19, 22 ये यूपी के अंदर नॉन यादव पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चुनाव जीते, क्या इस बार उस यादव वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी के लिए इतना बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि हाल ही में चुनावों में मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो भी यादव बनाया गया है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी यादव के कोटे में जाएगा? थोड़ा सा चिंताजनक, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने से बीजेपी का जो मूल वोट बैंक है, जो जनरल कैटेगरी है, वो छिटक सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, शिवराज सिंह चौहान को बनाते हैं, किसको बनाते हैं? लेकिन ये जो चारों वर्गों का जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इसके समीकरणों को साधा जाएगा। इसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि चुनाव लड़ने और लड़ाने की महारत किसको है। परिसीमन के बाद हर लोकसभा का अपना एक नया समीकरण और नया नक्शा बनेगा, वहां पूरा संगठन खड़ा करना, संगठनात्मक इक्वेशंस क्रिएट करना, वहां के कैंडिडेटों की तलाश करना, कौन मजबूत कैंडिडेट है, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है, ये सारी रणनीति के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ भी बेहतर तालमेल हो, संघ के साथ भी बेहतर तालमेल हो और इन दोनों तालमेलों के अलावा अपनी खुद की संगठन पर मजबूत पकड़ भी हो। हालांकि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उनके कहे काम को इंप्लीमेंट कर ले। व्यक्तिगत स्ट्रेटेजी और व्यक्तिगत सामर्थ्य अगर कम भी है तब भी चलेगा, लेकिन उनके कहे अनुसार काम करे और उनके कहे हुए विजन को, उनके बनाए हुए प्लान्स को ठीक ठाक और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आने वाले समय में बीजेपी के भीतर बहुत ज्यादा गहमागहमी होने वाली है। कुछ भी बड़े अपडेट होगी या विश्लेषण के लायक कोई चीज होगी तो हम आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। नमस्कार।